हाँ, परमात्मा का नाम लेके हम अपना शुरू करते हैं। और तो आज हमारे साथ एक अतिथि हैं और इनसे हम एक ख़ास बातचीत करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये पहला एपिसोड पसंद आएगा। इन्हीं के साथ ये आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये हमारे साथ। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं तो इन्हें बचपन से जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब जानें और इनके बारे में जो बातें हैं वो खुद ही आप तय करें, बस इन्हें सुनें। आप अपने बारे में बचपन से लेके जो जीवन बीता वो कैसा था वो बताएं। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता है जी। मैं अपने पिता की बहुत लाडली थी जी। और पूरे परिवार में सबसे छोटी बेटी थी। तो जो मान, आदर और प्यार हमें मिला है शायद ही किसी को नसीब होगा। तो मेरा खुशहाल बचपन रहा है। पिताजी हम मतलब जान छिड़कते थे। और इस बात के लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पिता बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे और नवादा के प्रतिष्ठित जगहों से पूरी करवाई थी। मैं एक मिनट लेना मैं बता दूँ अपने दर्शकों के लिए और इसके लिए कि नवादा बिहार का एक छोटा सा शहर माना जाता है तो ज़िला, लेकिन अभी भी जो है ये छोटे तबके में आता है। तो ये वहाँ की बात कर रही है, नवादा की। जी जी, आप कंटिन्यू करें। हम लोग का परिवार संयुक्त परिवार हुआ करता था और मेरे पिताजी चूँकि बहुत विद्वान व्यक्ति थे और नवादा के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हमारे अंकल यहाँ के बहुत ही सीनियर वकील थे। तो हमेशा से उनका समाज में बहुत जुड़ाव लगाव था और लोग अक्सर उनसे मदद लेने के लिए, चूँकि हमारे परिवार में अधिकतर लोग वकील थे तो इस तरह का जो है माहौल वहाँ रहता था कि कानून की तरफ से तो बातचीत होती ही थी, प्लस ये लोग सामाजिक लोग भी थे और हमेशा लोगों की मदद करना इनकी प्राथमिकता होती थी। खास करके मेरे पिताजी एक संयुक्त परिवार चला रहे थे और कोई परिवार वो छोटा मोटा परिवार नहीं था। वो परिवार करीब 30 से 35 लोगों का हुआ करता था। तो इतनी बड़ी परिवार का भरण पोषण और सबको साथ लेकर के चलना, ये अपने आप में हम समझते हैं कि उस समय तो शायद कोई ही कर पाता। पहले तो चलन था ना संयुक्त परिवार का। तो मेरे पिता जो थे वो सभी परिवार के लोगों के बच्चों का या अपने समाज के भी कुछ लोगों को जो उनको जानते थे अपने घर में उनको पढ़ाते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका रहन सहन, खान पान सबकी व्यवस्था मेरे पिता करते थे। तो मैं बहुत बड़े परिवार में पली बढ़ी हूँ। उस समय उनका समाज में एक रुतबा था और शायद यही वजह है कि हमको अपने घर में ही बहुत कुछ देखने को मिला। हर एक तरह के लोग थे और वहाँ से पढ़ के बहुत सारे लोग, कोई लॉयर, कोई इंजीनियर, कोई दरोगा, बहुत सारे लोग हैं। और आज यही वजह है कि मैं आज भी 50+ हूँ। लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि पिताजी, बड़ा बाबू का बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, उनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ पर हैं। तो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है हमारा। और मैं ये तो आपका बड़ा शुरुआती का दिन है। मैं अब चाहती हूँ कि जो लड़कियों के जीवन में एक पड़ाव दूसरा आता है कि शादी, तो वो फिर उस दौर के बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ। शादी तो मेरी 19 साल की उम्र में ही हो गई, क्योंकि उस समय परिवार का दबाव था कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। खैर मेरे पिताजी बहुत जागरूक थे। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया तब उन्होंने मेरी शादी के विषय में प्रयास किया और मेरी शादी से थोड़ा हम खुश तो नहीं थे,
क्योंकि जो उन्होंने लड़का ढूंढा था हमारे लिए वो थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के थे, और हम मेरे हस्बैंड जो होने वाले थे वो जूनियर थे हमसे, हम ग्रेजुएशन में थे, उन्होंने इंटर पास आउट करके बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। हम बहुत अपोज किए थे इस बात का कि हम नहीं करेंगे, लड़का हमसे कम पढ़ा लिखा है। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे अंकल, मेरे भैया लोग सब हमको बहुत समझाएं कि बहुत बड़ी फैमिली का इकलौता बेटा है, इसलिए बहुत प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। सब लोगों ने बहुत मनाया, और हमको लगता है कि उस समय लड़कियों की बातें इतनी नहीं सुनी जाती थी जितना वर्तमान में पेरेंट्स सुन लेते हैं। तो मेरी शादी हो गई। उस समय इतनी अक्ल तो नहीं थी कि क्या ससुराल होता है, माहौल होता है, लेकिन जिस फैमिली से मैं ब्याह करके ससुराल गई वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं था। कम पढ़े लिखे लोग थे, सर्विस में थे, मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे मंझले ससुर मंझली माँ, संयुक्त परिवार वहाँ भी था, लेकिन वो बहुत रिच फैमिली थी और बहुत अच्छे लोग थे। इतना मान, इतना सम्मान, प्यार हमको उन्होंने दिया, मैंने जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो कुल मिलाकर के मेरा वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहा, और आने वाले समय में मेरे 2 बच्चे भी हुए, एक बेटी और एक बेटा। और हम लोग धनबाद कोयला भवन में रहते थे वहाँ, वहीं हमारे फादर इन लॉ जो थे बीसीसीएल में फोरमैन थे। तो काफ़ी साल 6-7 साल हम लोग वहाँ रहे, तब तक मेरे बच्चे वहीं पले बढ़े। जब मेरे फादर इन लॉ रिटायर कर गए तो हम लोग बैग एंड बैगेज गाँव लौट आए। गाँव में भी माहौल ठीक ही था, मतलब ग्रामीण परिवेश था, लेकिन फिर पता चला कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो मेरे पिताजी उस समय भी एकदम आगे बढ़े, उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि ग्रेजुएशन की हुई है, मेरी बेटी एमए करेगी, और आप समझी जी मना मत कीजिएगा, मेरी बेटी को मैं जब तक जीवित हूँ तब तक कुछ शिक्षा दूँगा। इस बात के लिए मैं अपने पिता को बहुत याद करके उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अगर मेरी शिक्षा पूरी और आगे की पढ़ाई नहीं पूरी करवाई होती तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। और सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल इस माहौल में नवादा में, और जहाँ आज भी लगता है कि बेटियाँ शादी कर ली बस बहुत हो गया। हाँ। लेकिन शादी के बाद भी उनको ये लगा कि और पढ़ें, एमए करें, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। उस समय केलेस कॉलेज में ये पॉलिटिकल साइंस का ब्रांच भी था। मेरे कई सहपाठी लोग आए कि नहीं चलो क्लास करना है, और हम वहाँ से एमए किए। केलेस कॉलेज नवादा का प्रतिष्ठित कॉलेज है। जब मेरा एमए कंप्लीट हो गया तो हम फिर वापस अपने ससुराल लौट गए, और मेरे पिता का इसमें बहुत योगदान रहा। वो एकदम अड़ गए कि मेरी बेटी रेगुलर क्लास करके ही मतलब एमए करेगी, और ऐसे खाली सिर्फ परीक्षा देना। शायद इसी वजह से कि हमने जो पढ़ाई किया वो नॉलेज गेन किया, जो भविष्य में आज मेरे काम आ रहा है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हस्बैंड भी उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, और जॉब की तलाश में और कंपटीशन की तैयारी के लिए वो भी प्रयासरत थे। वो भी पूरी मेहनत कर रहे थे। मेरे बच्चे भी तब तक 2 हो गए थे, बेटा और बेटी। वो लोग के पढ़ाई के विषय में जब चर्चा होने लगी तो मेरे पिता ने मुझे शादी में ये बड़ा सा मकान गिफ्ट किया था, प्लॉट गिफ्ट किया था। मेरे फादर इन लॉ बोले कि बेटा हम मकान बना देंगे, बच्चे यहीं रह करके पढ़ेंगे। और मेरे फादर इन लॉ रिटायर कर चुके थे उसके बाद ये इतना बड़ा मकान बनाया है मिर्ज़ापुर प्रोफेसर कॉलोनी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। नहीं, आपको मैं थोड़ा सा रोकती हूँ। जब शादी हो जाती लड़कियों की तो लोग ये जानने में रुचि रखते हैं कि शादी कैसी थी, आपको अपने पार्टनर से, पति से कोई शिकायत, कोई मतभेद या अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा समझा दें। एक अफसोस था शादी के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब जो बेरोजगार थे और मेरे 2 बच्चे हो गए थे। मैं उनसे अक्सर शिकायत करती थी कि कुछ नौकरी कीजिए, संपत्ति ठीक है, बहुत संपत्ति, आप बैठ करके खाएंगे हम लोग, लेकिन आदमी बैठे बैठे, कहावत है कि बैठे बैठे इंसान जो है सोने का दीवार भी खा जाता है। तो इस वजह से उनसे मैं हमेशा तीखी नोकझोंक होते रहती थी।
और उस समय अपने पिता को मैं थोड़ा दोष देती थी कि मेरे पिता ने मतलब ऐसी गलती क्यों की, शहर में शादी करते देहात में क्यों कर दिए। लेकिन वो भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रयास नहीं कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और इसी प्रयास का अगला पड़ाव था कि नवादा में मकान बन जाएगा तो हम लोग वहाँ रहेंगे, बच्चों की भी पढ़ाई होगी और हस्बैंड भी बेफिक्र होकर के अपनी आगे की तैयारी जारी रखेंगे। एक दो रिजल्ट भी उनका आया, लेकिन क्या कहते हैं कि हमेशा खुशियों के साथ साथ दुख भी पीछे पीछे साथ चलता है। मेरा दुर्भाग्य था कि इस मकान के बन जाने के 6 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, एक रोड एक्सीडेंट। उसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। अब घायल हो गए तो यहाँ इलाज में कोई कमी नहीं हुई। पहले 2 महीने पटना में उनका इलाज चला, फिर वहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो फिर उनको दिल्ली ले जाया गया। एम्स ने एडमिट नहीं किया तो सफदरजंग हॉस्पिटल में उनका एडमिट हुए और वहाँ भी वो 2.5 महीने रहे, लेकिन उनकी कंडीशन सुधर नहीं रही थी। और क्या कहें, मतलब पैसे तो जो खर्च हो रहे थे हो ही रहे थे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ बोले कि पूरी संपत्ति भी बिक जाएगी ना तो भी मैं अपने बेटे को बचाऊंगी, कुछ रहे या न रहे मैं बेटे को बचाऊंगा। और वो प्रयास करती। इसी दरमियान मेरी एक बहन रहती हैं मुंबई में। मेरे जीजाजी ONGC में ऑफिसर थे और एक जीजाजी जो थे वो CBI में थे ऑफिसर। उन लोग के प्रयास से मेरे हस्बैंड को हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई माहिम में एडमिट करवाया गया। ये लोग अपने प्रयास से वहाँ हमको ले गए और वहाँ अब लगा, मैंने एक उम्मीद जगने लगी कि शायद अब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। मतलब एक्सीडेंट उनका इतना गंभीर चोटें उनको आई थी ना कि उनका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। फैमिली वाले भी सब मतलब पीछे नहीं हटे, सहयोग कर रहे थे। और उस समय विडम्बना हमारी थी कि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन मेरे मायके वाले ना सब दोनों बच्चों की बेहतर तरीके से देखभाल कर रहे थे। लगातार हॉस्पिटल में रहते रहते मेरे हस्बैंड एकदम टूट से गए थे। 5 महीने के बाद वो अपने बेटे अपनी बेटी दोनों को, सन्नू और सोनी को मतलब याद करते थे, पता नहीं क्यों। 2.5 महीने गुजर गए। वहाँ के डॉक्टर, जिस डॉक्टर की कस्टडी में वो थे, उनका नाम था डॉक्टर मनोज भरूचा। वो बहुत प्रयास किए, हमको भरोसा दिलवाए, कंधे पर हाथ रखे कि तुम अपने हस्बैंड को वापस ले जाओगे, इसलिए निराश मत हो, भगवान से प्रार्थना करो। ऐसा तो वो मेरे मुंह पर कहे थे, लेकिन पीछे हम कुछ सुनते थे जो सुन करके अच्छा नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड को वहाँ 10th फ्लोर में बेड नंबर 34 मिला था। मैंने उनके दुर्भाग्य था कि उस समय उनका वेट भी 34 हो गया था, इतना वो वीक हो गए थे। तो उनको सब चिढ़ाता था कि नर्स लोग आती थी उनको देखभाल के लिए, चेंज वेंज करने के लिए, तो बोलती थी कि बेड नंबर 34, तो वो चिढ़ जाते थे कि बेड भी उनका 34 था, वेट भी 34 था। फिर भी जैसे तैसे करके उनका इलाज तो कंटिन्यू रहा। वो एक चीज़ बार बार बोलते थे हमसे कि गलती हो गई हमसे, पिताजी मना कर रहे थे कि बाइक लेकर के नहीं जाओ, मैं अपनी जिद से चला गया, माफ़ कर देना। हम बोले वो सब मत सोचिए, ठीक हो जाइएगा, हम लोग वापस जाएंगे, जल्द बच्चों के पास लौटेंगे। लेकिन वो आए दिन इन दिनों कुछ मतलब मृत्यु से उनका कुछ दिन पहले वो बहुत भावुक होकर के बोलते थे कि तुम हमको छोड़ तो नहीं दोगी ना, चली जाओगी ना। उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि तुम नहीं दवा मेडिसिन लोगे, मैंने जिद हो गया उनको कि हम नहीं खाएंगे दवा, अब हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो हम बोलते थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग की तब तक की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, करीब 15 लाख रुपए खर्च हो चुके थे हम लोग। तो कुछ FD था मेरे नाम से, मेरे पिता ने दिए थे हमको। तो मेरे फादर इन लॉ बोले कि बेटी जा कर के आप जब तक नहीं नवादा जाइएगा तब तक बैंक आपको FD नहीं देगा। सो अब वही एगो आसरा बचा है पैसे का, तो जाइए और जितना घर में जेवर है सब बेच करके आप आ जाइए। मेरे हस्बैंड सुने, वहाँ सब लोग रिजर्वेशन वगैरह करवा दिया गया कि सुबह की गाड़ी से जाना है।
तो मेरे हस्बैंड सुने कि हम जा रहे हैं तो वो रोने लग गए कि मत जाओ, हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, बस जब ठीक हो के वापस जाएंगे तब हॉस्पिटल का पैसा देंगे। लेकिन कहना थोड़ा ये ठीक नहीं था। हॉस्पिटल बार बार प्रेशर बना रहा था कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 3 लाख से ऊपर ड्यूज हो गया है तो आपको देना पड़ेगा। तो हम आए सुबह की ट्रेन से, दूसरे दिन हम घर लौटे, रात में सोए और सुबह में मेरी सास यहाँ रह रही थी इस नए मकान में। तो सुबह और मैं मायके में थी, यहीं मेरा मायका ही नवादा में ही है, वहाँ मैं सो रही थी। सुबह सुबह नींद खुली, मेरी सास दरवाज़ा खुलवा रही थी कि जल्दी खोलिए, गांव जाएंगे, जेवर सब वहीं रखा हुआ है, लेकर के आएंगे और फिर बेच करके पैसा लेकर के, और रात की ट्रेन से हमको वापस मुंबई जाना था। इतनी देर में ही फ़ोन की घंटी बजी। मेरी भाभी, छोटी वाली भाभी काँप रही थी वो पूरा। तो मेरी सास पूछी कि अपने लहजे में कि क्या हो गया। और जो सुना सब बाहर निकला, देखिए कि सब लोग हम ही को घूरे जा रहा है। तो ये दिन मैं जब भी याद करती हूँ ना तो एकदम सिहर जाती हूँ। इतने में मेरी भाभी फटाक से बोल दी मेरे हस्बैंड का नाम लेकर कि वो नहीं रहे। हम माँ के साथ सोए हुए थे, माँ और हम बाहर निकले, बच्चे एक सोई हुई थी। वो मतलब शॉकिंग लगा, क्या बोल रहा है। उसके बाद हमको कुछ याद नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। कितनी उम्र होगी उसमें? उस समय मेरी उम्र 28 साल। और बच्चे कितने बड़े बड़े थे? बेटी मेरी 2 साल की थी और बेटा 5 साल का था। बच्चों को कुछ याद है? बेटा को याद है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बेटी को कुछ भी याद नहीं है। खैर उस दरमियान क्या हुआ उसके बाद कुछ याद नहीं है, लेकिन ये दुख के बाद जो संभालने के बाद हमको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि अब मेरा जीवन कैसे चलेगा। 6 महीने लगातार मैं मायके में रह गई। उसके बाद मेरे सास ससुर बोले कि अब अपने घर में चल करके रहिए, मायके में कितना दिन रहिएगा, आपका सम्मान कम जाएगा। हमको भी बहुत सही लगा, मायके में कितना दिन रहेंगे हमको, अब हम एक मकान बन ही गया था तो हम अपने घर में आ गए। तो अब कैसे जीवन चले, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की सारी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। हम लोग के पास बस खेत थे बचे हुए, जो भी 8 बीघा खेत था। मेरे ससुर बोले कि बेटा आपको घबराना नहीं है, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, अब आप मेरे लिए बेटा हैं। इस बात के लिए हम उनका बहुत एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हम पर, बड़ी बात, वो हम पर विश्वास जताया। जी। और मैडम एक चीज़ हम महसूस करते हैं सर कि हम अपने हस्बैंड को तिल करके मरते हुए देखा है। तो उस मंजर को देखने के बाद हम फिर कभी नहीं सोचे कि हम इस परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सासुर को छोड़ करके हम और कहीं जाएं। प्रमिला, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ आपको, मैं कुरेद नहीं हूँ, तकलीफ हो रही है, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई एक ऐसा मोमेंट, उनकी कोई एक आखिरी बात जो आपको बहुत याद रहे, तो अगर है तो उसको बताना चाहिए। कोई हॉस्पिटल का लास्ट डे में बस देखो तुम चली जाओगी ना तो हम नहीं जिंदा रहेंगे। ये बात हमको बहुत करता है कि शायद कोई परिवार वाले उस समय हमको इस थोड़ी सी हिम्मत दे देते, कहते कि तुम मत जाओ, ऐसा बोल रहे हैं तो मत जाओ, हम लोग पैसे का इंतजाम कर देते। अगर ये चीज़ किया हुआ रहता हमारे परिवार वालों ने तो शायद हम आज मेरे हस्बैंड जिंदा होते। इस बात का बहुत मलाल है हमें। वो बोले थे फाइनली रात में कि तुम जाओगे तो फिर हमको नहीं देख पाओगे दोबारा, और वही हुआ। और इस बात के लिए मैं अपने परिवार से खफा रही सालों। दुख में जो साथ देता है वही अपना होता है, फिर परिवार किस बात के लिए है। थोड़ा सा हौसला देते। और उस समय मेरे फैमिली में बहन लोग, भाई लोग, चाचा सब बहुत अच्छे पोजीशन पर थे, फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।
थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा सहारा और दे देते। लोग उबने लगे थे इन 6 महीनों में, थक गए थे। और ये तो परिवार के लोग ही नहीं, मेरे ससुर भी थक गए थे। बार बार एक ही बात बोलते, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बच्चों के पास लौटना है, जल्दी से ठीक हो जाओ। रोने लगते थे कि अब खुद मैं ठीक होना चाहता हूँ पिताजी, लेकिन क्या करूँ, हो नहीं पा रहा है। ये बात सबसे अपनी उम्र कम, बच्चे छोटे छोटे, सब कुछ अचानक कैसे बिखर गया, तो वहाँ से आप कैसे उभरे? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी आगे की स्टोरी मेरे लिए और हमारे जितने भी दर्शक हुए फिर उनके लिए अमेजिंग है। तो मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ फिर कैसी वो जो बदलाव, वो चेंज आया जो है, आप अपने मुँह से बताएं। 6 महीने के बाद मैं अपने घर आ गई रहने के लिए। मुश्किल था, बच्चों का आसपास में ही प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दिया गया, बच्चे मेरे पढ़ने लग गए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी अपने बड़े भैया के बारे में। हमेशा वो आते रहते थे, हमेशा में घर पर विष्णु भैया, बड़े भैया सब आते रहते थे। परिवार के लोग हमको कभी छोड़े नहीं, फिर हम सब सहारा देने लगे, सब लोग इंस्पायर करने लगे कि तुम अब अपने लिए मत जियो, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, अब तुमको उनके लिए जीना हो। खास करके विष्णु भैया बार बार यही बात रिपीट करते थे कि बाबू तुम अब खुद के लिए मत जियो, अब अपने बच्चों के लिए जियो। तो इसी में मेरे बड़े भैया बोले कि देखो तुम कब तक ऐसे बैठी रहोगी। 2001 में मेरे हस्बैंड की मौत हुई नवंबर में, और अगले साल 2003 में 2 साल के बाद मेरे जून में भैया बोले, बड़े भैया, कि तुम कब तक घर में बंद रहोगी, ऐसे जीवन थोड़ी चलेगा। ऐसा करो, तुम्हें हम एक स्टेशन रोड में एक वीरेंद्र सिंह करके टीचर पढ़ाते हैं भारती कोचिंग में, तुम चलो वहाँ, तुम्हारा हम नाम लिखवा देते हैं। तो भैया बोले कि गोला रोड में हम वर्मा भैया को फ़ोन कर देते हैं, वो तुमको ले जा करके वहाँ परिचय करवा देंगे। वहाँ भैया आए, मेरे परमानंद भैया, और उसमें महेश भैया उस कोचिंग में पढ़ाते थे, एक संतोष भैया थे वो पढ़ाते थे, और वहाँ के मेन टीचर थे वीरेंद्र सिंह, वो मेरे गुरुदेव थे। उन्होंने जाके वहाँ मेरा नामांकन करवाया। सबने वस्तुस्थिति शायद पहले उन्होंने बता दिया था कि अभी हाल में ही मैं विडो हुई हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इसलिए इसको पैर पर खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती है। तो मैं ये क्षण मेरे लिए बहुत, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। भारती कोचिंग मेरे लिए सिर्फ कोचिंग नहीं था, वो कोचिंग में जितने भी लोग पढ़ते थे वो मेरा एक परिवार बन गया था। वहाँ जाने के बाद वहाँ के स्टूडेंट हमको इतना अप्रिशिएट किए कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं आपका। आपको जहाँ जो जैसा दिक्कत होता है आप कहिए, सिर्फ एक बार कहिए। सर भी उस समय बोले कि देखिए आप फीस दीजिए या ना दीजिए, आप बस पढ़िए। और जब इस तरह का हौसला अफजाई हुआ ना, तो हमको भी थोड़ा सा एक जीने की उम्मीद मेरे मन में जाग गई, और हम बस मन लगा करके पढ़ने लग गए। 2 साल वहाँ कंटिन्यू हम पढ़ाई कर रहे थे। इसी दरमियान 2005 में BHU का बीएड एंट्रेंस का वैकेंसी आया कि बीएड में नामांकन करवाना है तो वहाँ एंट्रेंस देना पड़ेगा, PT और मेंस। तो कोचिंग में ही सब लोग पढ़ रहे थे, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया मेरा, बोला दीदी ले चलेंगे। हम कहे बच्चों को छोड़ के कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। इस मेरी माँ आ गई मेरे घर पर ही मेरे साथ रहने के लिए, बोली कि हम संभालेंगे, तुम जाओ। मतलब मेरी माँ तो थी अनपढ़, लेकिन मेरी माँ मेरी ताकत बन गई। बस यहाँ से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। हम लोग 18 लोग गए थे वहाँ, वहीं कृष्णा लॉज में रुके थे वाराणसी में, और एग्ज़ाम दिए, आ गए। संयोग की बात देखिए कि 17 लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, सिर्फ मेरा। अब उसमें से कई लोग हमको अप्रिशिएट करने आए कि हम लोग खुश हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि आपका रिजल्ट हो गया। उस समय तो ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मुझे बहुत फक्र होता है कि अच्छे लोग
किस तरह से मिलते हैं जीवन में और किस तरह से वो दिशा निर्देश कर देते हैं। फिर उन्हीं में से कुछ लोग हमको लेकर के दोबारा मेंस दिलवाने के लिए BHU गए। फिर हम एग्ज़ाम दे के आए, संयोग से मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। अब समस्या आई कि मेरे बच्चों को रखेगा कौन मेरे एब्सेंस में। 1 साल का कोर्स है B.Ed करने के लिए। बस तो किसी तरह से अब यहाँ पर मैं एक बात बहुत प्रमुखता से कहना चाहूँगी कि मेरे पिता ने कुछ बैंक बैलेंस हमको दिए थे शादी के वक्त, जो वही पैसा मैं लेने आई थी हस्बैंड के ट्रीटमेंट के समय, लेकिन उसके पहले उनकी डेथ हो गई। अगर वो पैसा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए मैं ये अपने समाज में ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को कुछ दें या ना दें, 2 चीज़ तो ज़रूर करें। एक अच्छी शिक्षा, परवरिश तो अच्छी दे ही रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा, दूसरा उसके नाम से प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा। ये बात खास करके माता पिताओं को, लड़कियों को माता पिताओं को समझना चाहिए। बिल्कुल। वो दहेज देने में, दिखावा करने में सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अपनी आगे बेटी का कोई फ्यूचर इन केस भगवान न करे तो आप उसका भी सोच के रखें। अगर उन्होंने नहीं दिया होता ना तो मैं खड़ी नहीं हो पाती। उसी पैसे से मैं वाराणसी गई B.Ed करने, और उसी पैसे से बच्चों की फीस, फिर मेरी माँ को पेंशन मिलता, तो वो एक बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। मेरे पापा ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर किए थे नवादा कलेक्ट्रेट से, तो मेरी माँ को पेंशन मिलता था। वो पैसा प्लस मेरे पिताजी के दिए हुए FD के पैसे, ये दोनों मेरे बहुत सहारा बने। और उन्होंने शादी में मुझे अगर ये गिफ्ट नहीं किया होता ज़मीन, तो आज मेरे ऊपर छत नहीं होता। हम कहाँ रहते, हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाते। और मेरे हस्बैंड अपने जीते जी ये मकान बना कर गए थे, तो ये एक बहुत बड़ा हौसला था मेरे साथ। और उसके बाद तो फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। वाराणसी जाने के बाद वहाँ की लड़कियों ने, जिस हॉस्टल में हम, आर्या गर्ल्स हॉस्टल में हम थे मैडम, और क्या बताएं, रंजीता एक मेरी दोस्त थी, मेरे रूममेट थी, सरोज थी, हम बता नहीं सकते हैं कि उन्होंने हमें बदल दिया। उस हॉस्टल हमसे उम्र में सब छोटी, कोई 10 साल, कोई 15 साल, लेकिन एक दोस्त जैसा होता है उस तरह का व्यवहार, निशी, ये सब ने हमको इतना अप्रिशिएट किया। फिल्में वगैरह दिखाने लगाती ताकि मेरा मूड चेंज रहे, हम कुछ याद ना, पिछली बातों याद ना करें। पढ़ाई में कहीं दिक्कत हो रही तो उसमें वो कोऑपरेट करना, हर तरह का कोऑपरेशन हमको वहाँ मिला। वहाँ से मैंने वहाँ से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। 1 साल में तो दोस्तों की वजह से आप जीवन मैं एहसानमंद हूँ। निशी, रंजीता, सरोज। तो आप उस दिन तक आप टीचर हैं अभी, लेकिन नहीं, अभी आप कुछ और हैं। हाँ, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि वहाँ से जो आपकी पदोन्नति हुई उसको बताएं। हाँ, परमशिला भी सब बिहार की थी, कुछ लड़कियाँ बिहार की थी, कुछ यूपी की थी, सब बहुत अच्छी थी। वहाँ से एग्ज़ाम हो गए, फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए हमारे, हम लोग सब लौट आए। मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी, किस्मत ने अब साथ देना शुरू किया था। जब मैं जून में यहाँ बिहार लौटी, यहाँ नियोजन का एक टीचर का वैकेंसी आया हुआ था। सब लोग बोला कि भाई तुम्हारे भाग्य से ये वैकेंसी आया, इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई किए, संजोग से मेरा चयन हो गया अंग्रेजी शिक्षक के रूप में, 9वां 10वां अंग्रेजी शिक्षक में, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गिरिया कादमपुर में हमको मिल गई। और नौकरी में उस समय सैलरी बहुत कम थी, 6,000, लेकिन उस समय 6,000 का भी अपना महत्व था। उस समय से लगा कि अब हम भी कमाते हैं, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। और फिर लगा कि नहीं, हमको यहीं नहीं रुकना है, पढ़े लिखे हैं ही, हमको और भी कंपटीशन की तैयारी करना है। फिर सब लोगों ने बोला कि मैं BPSC कमीशन की तैयारी करो। फिर दोबारा हम 2006 में ज्वाइन कर लिए कोचिंग। हम बोले CDPO की वैकेंसी आने वाली है सर, तो हम फिर से तैयारी करेंगे। CDPO PT हो गया, क्वालिफाई कर गए। मेंस 6 नंबर से मेरा नहीं हुआ।
फिर हम 56वीं से 59वीं बीपीएससी पीटी क्वालिफाई किए। मेंस फिर मेरा कुछ नंबरों से रह गया। फिर भी हम हारे नहीं, हमेशा स्ट्रगल करते रहे। हमको लगा कि नहीं, यहीं नहीं रुकना है, हमको और आगे जाना है। प्रयास बहुत किए, बस लक साथ नहीं दिया। लेकिन क्या है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। सचमुच सच में। और इस दरमियान मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, आगे इन लोग की पढ़ाई जारी रही। सब थे ही परिवार में हेल्प करने के लिए, मेरे सास ससुर, मेरी माँ, खास करके मेरी माँ उस समय मेरी गुरु भी थी, मेरी गार्जियन भी थी, सब कुछ थी मेरी। आज जो कुछ भी हम आज हैं इस मुकाम में, उसकी नींव मेरी माँ ने रखी है। इसलिए आज वो जहाँ कहीं भी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं कि माँ मेरी अनपढ़ जरूर थी, लेकिन वो बहुत विद्वान थी। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है लड़कियों की ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपके लिए भी बिल्कुल किताबी ज्ञान तो है, लेकिन वो धैर्य कैसे धारण करना चाहिए ये हमको मेरी माँ से मिला है। तो अभी आप प्रिंसिपल हैं। हाँ हाँ। तो ये सब हो जाने के बाद फिर आपने बच्चों को भी बड़ा किया। हाँ। तो अभी जो आपका बेटा है वो कितना बड़ा है और क्या करते हैं, बताएं। बेटा मेरा बताए थे कि हम खेती बाड़ी वाले लोग थे हम लोग। तो मेरे फादर इन लॉ ने 5 बीघा खेत बेच दिया बेटी को पढ़ाने में। बोला बेटा बेटी मेरा पोता पोती पढ़ जाएगा तो हम एकदम फिर हम कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। और शायद वही परिणाम हुआ कि मेरा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में जी मेन क्वालिफाई किया और श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। और जैसे ही वो देख रहा था घर की परिस्थिति कि मेरी माँ इतनी स्ट्रगल कर रही है, बहन है, तो वो मतलब उसका कैंपस तो नहीं हुआ, लेकिन वो किसी कंपनी में वो अप्लाई किया और उसका इन्फोसिस में सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, मेरा बेटा इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद सब कुछ बेटी की भी पढ़ाई पूरी हो गई। ये भी कोटा में पढ़ी, नीट की तैयारी की, ये भी बहुत मेहनत की और भगवान की कृपा से 2020 में नीट क्वालिफाई कर गई और इसको आयुष मेडिकल में बीएचयू मिल गया। सभी फाइनल ईयर। हाँ, अभी मेरी बेटी फाइनल ईयर में। सो दोनों बच्चे भगवान की दया से एस्टैब्लिश हो गए। मेरा बेटा तो अभी दूसरी कंपनी को अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया, अच्छा पैकेज में है। तो अब तो पीछे जो छूट गया, बस उससे हम सबक ले रहे हैं। उससे हम मतलब उसको भूलना नहीं है, मोटिवेट करता है। मेरा पिछला अतीत जो है हमको मोटिवेट करता है, लेकिन अभी वर्तमान हम उन सब चीज़ों से बाहर निकल गए, हम अच्छे जगह पर हैं। आज हम खुद मेहनत करके आज प्रधानाध्यापक हैं किशोरी पकड़ी बनाना में। मेरा बेटा भी अच्छे पोस्ट पर है, बेटी भी 1 साल में एज ए डॉक्टर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ही लेगी अभी फाइनल ईयर में। मैं चाहती हूँ, हालांकि आपकी बातें हर बात इंस्पिरेशन है, हर बात में एक मैसेज मिला, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज के यूथ को अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप अपने मुँह से कहिए इस कैमरे के माध्यम। बिल्कुल, वर्तमान में समय में अभी जो मीडिया इंटरनेट का जो युग है ना, इससे युवाओं को बचना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही बेशकीमती समय बर्बाद कर रहा है। और सबसे पहले अपने माता पिता पर विश्वास करना सीखिए। वो कुछ भी दुनिया जहान कुछ भी कहे, आपके माँ बाप सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की बात सुनिए, उनकी कोई भी बात बुरी नहीं हो सकती है। वो अपने अनुभव से आपको चीज़ कर रहे हैं, अगर रोक टोक रहे हैं तो वो आपके अनुभव से, अपने अनुभव से आपको कर रहे हैं। और मेहनत करने का देखिए, इंसान को ना ज्ञान बहुत देर से पता चलता है कि एक्चुअली हम क्या करें कि अच्छे, जब जो पढ़ाई लिखाई का जो समय होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आपको अगर फैसिलिटी मिल रही है तो उस अवसर का आप लाभ उठाइए और सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करके अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास कीजिए। जी, एक बात और मैं चाहती हूँ, मुझे आपसे बात करने में इनफैक्ट मैं खुद मोटिवेट हो रही हूँ। तो मेरे सवाल
बहुत है कि आपकी भी एक बेटी है जी। आप बेटी की माँ हैं, वो डॉक्टर बन गई। हम्म, आप भी उनकी शादी के बारे में सोचते होंगे जैसा कि हर माँ बाप सोचते हैं, हम्म। तो आप क्या सोचती हैं? और अपनी बेटियों के साथ साथ समाज की अन्य बेटियों की शादी को लेकर जो माँ बाप चिंता रखते हैं, सोच रखते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। मेरी बेटी है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं गर्व करती हूँ अपनी बेटे पर भी गर्व करती हूँ। जी। समझता है मेरे बेटे, शायद मेरे दोनों बच्चे मेरी ताकत है, है ना। तो मैं अपनी बेटी को या समाज की बेटी को बस यही एक चीज़ कहना हो कि आजकल जो प्रचलन है लव मैरिज ये सब का, यहाँ से थोड़ा सा बचना चाहिए उन लोगों को भावावेश में, क्योंकि पेरेंट्स जो करते हैं उनके लिए ठीक है, पेरेंट्स को भी थोड़ा उनके बात को महत्व देना चाहिए, लेकिन हम शादी ब्याह के मामले में ना थोड़ा सबकी राय से चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको कोई पसंद आ गया तो माँ बाप पीछे छूट रहे हैं तो छूट जाए, हमको खाली मेरा प्यार मिल जाए, इससे बचना चाहिए। मैं आज के युवाओं को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि इससे बचिए थोड़ा, क्योंकि जो क्षणिक सुख के लिए अपना ये नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्या कहना चाहिए मुझे तो इनकी बातें बिल्कुल एक एक बार दिल में जैसे कि खुद गई है। और आप भी कम नहीं, आपका जीवन भी कम संघर्षमय नहीं रहा है, और हम बचपन से आपका एक डांस हमको बहुत याद है, सलामे इश्क तो मेरी जान दीदी, क्योंकि इंटरव्यू आपका है मेरा नहीं ठीक है। तो बातें प्रतिष्ठित मैडम भी बहुत प्रतिष्ठित जगह से हैं। विजय सिनेमा का एक अपना रुतबा हुआ करता था नवादा में, और हम लोग चोरी छुपे इनके साथ मूवी देखने जाते थे। अब ये मेरे बारे में बोल दी जाएंगी तो हम आपसे यहीं पे बस विदा लेते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके इनके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का भी, आप सबों का भी धन्यवाद। धन्यवाद।